नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही साथ अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। इकोनॉमी सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ पहले दो वीडियोस आपने देख चुके होंगे, नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए, फिर इन्हें कंटिन्यू कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements is not correct about digital banking unit? Not correct statement choose करना है। These will be established by the scheduled commercial bank. Statement सही है। The services include fixed deposit and recurring deposit accounts for customers. ये भी सही है। It is a specialized fixed point business unit housing a certain minimum digital infrastructure for delivering digital banking products and services. ये भी सही है। इट इंक्लूड्स बैंकिंग एक्टिविटीज थ्रू चेक्स, पे इन स्लिप्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। तो इंडिया का डिजिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं है ना कि ट्रेडिशनल जो मेथड्स उन्हें फॉलो किया जाए। तो ये पेपर वर्क होता है चेक्स में, पे इन स्लिप्स, डिमांड ड्राफ्ट में, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यही हमें चूज करना, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस की थी 75 digital banking units in 75 district to take forward the government's agenda of digital financial inclusion। जो डिजिटल लिटरेसी है उनको बढ़ाया जाए। कमर्शियल बैंक अदर देन द रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक एंड लोकल एरिया बैंक्स with past digital banking experience are permitted to open DBUs in Tier 1 to Tier 6 centers। ठीक है। फिर the services include savings bank account under various schemes, जैसे जिस तरह से करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिजिटल किट्स हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड्स, फिर यूपीआई, क्यूआर कोड, भीम आधार, पॉइंट ऑफ सेल, ये सारे में सर्विसेज इंक्लूडेड होंगे। फिर डिजिटल बैंकिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑल ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटी ऑनलाइन। जैसे कि जिस तरह से ये पेपर वर्क्स होते थे, चेक्स, पे इन स्लिप्स, डिमांड ड्राफ्ट को, इन सबको ऑनलाइन करने का इनका मेन मकसद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the interest subvention scheme, consider the following statement। तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वैसा स्कीम है गवर्नमेंट का जिसमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो लोन आपने लिया है उस पे, उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट, ये इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। तो ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का एक छोटा सा बात थी जो बताना जरूरी है। फिर 10 ऑप्शंस क्या क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड the interest subvention from 2% to 1.5% availed on short-term loans for financial year 2023 and 2023 to 2024। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इट डज नॉट अप्लाई टू एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, तो ये अप्लाई होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की थी बजट 2006-7 में, और इन्हें खरीफ 2006-7 में जब खरीफ फसल की सोनिंग होती है तभी लॉन्च भी कर दिया था। द अमाउंट ऑफ सबवेंशन स्कीम वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ क्रॉप लोन कितना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट अप टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द क्रॉप लोन बाय द फार्मर, और अप टू द ड्यू डेट ऑफ द लोन फिक्स्ड बाय द बैंक। ठीक है। तो ड्यू डेट ऑफ द लोन, अमाउंट कितना है क्रॉप लोन का, विच एवर इज अर्लियर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड पे हुआ करती थी क्रॉप लोन फार्मर्स का, वो अब एक्सटेंड कर दिया गया एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर फ्रॉम 2018 टू 2019 से ये शुरू हो चुका है। फिर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% ऑफ बैंक and 3% of farmers towards prompt repayment incentive is extended on a short-term loans up to 2 lakh to animal husbandry and fisheries। तो ये important है, up to 2 lakhs and 3% to the farmers। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। विथ रेफरेंस टू अटल पेंशन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्कीम जो है पुरानी है, किंतु
यूपीएससी में ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ पुराने स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016 टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर्स मेनली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो था ही सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बट 2016 में नहीं है, 2015 में। तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इनकम टैक्स पेयर कैन इनरोल द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अटल पेंशन योजना यूनियन गवर्नमेंट 2015 में लॉन्च की थी ताकि इनकरेज कर सके वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो वॉलंटरी सेव फॉर देयर रिटायरमेंट। ठीक है, तो इस अटल पेंशन योजना के लिए आधार एंड मोबाइल नंबर्स नीडेड था केवाईसी करवाने के लिए। इनकम टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू एनरोल इन द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम, दैट इज अटल पेंशन योजना, फ्रॉम अक्टूबर 1st 2022। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू। तो इनकम टैक्स पेयर अब अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम क्या है कि गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन मिल जाता है फॉर सब्सक्राइबर बिटवीन 1000 रुपीज to 5000 पर मंथ। फिर गवर्नमेंट 50% जो है सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है, या फिर 1000 रुपया पर एनम विच एवर इज लोअर, जो भी मिनिमम अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट देती है। लेकिन गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन तभी करेगी जब जिस पर्सन के पास हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिनके पास कोई भी स्टैट्यूटरी सोशल स्कीम में वो इन्वॉल्व नहीं है, उन्हीं को कंट्रीब्यूट करेगी। और जो टैक्स पेयर नहीं है, इनकम टैक्स पेयर नहीं है, उन्हीं को करेगी। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द टर्म टोकनाइजेशन वाज रिसेंटली इन द न्यूज। इट इज एसोसिएटेड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल रूरल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई होगा। तो आरबीआई has implemented card and file tokenization norms from October 1st 2022, which is aimed to improve the safety and security of the card transaction। तो जब हम कार्ड ट्रांजेक्शन बेसिकली करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या कहीं भी दे रहे हो कार्ड ट्रांजेक्शन में, तो उसमें क्या होता है, जो कार्ड की डिटेल्स होती है, नंबर होती है, एक्सपायरी डेट होती है, वो कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए, हमारा डेटा को सिक्योर करने के लिए टोकनाइजेशन स्कीम आरबीआई ने लॉन्च किया। टोकनाइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद यूनिक ऑल्टरनेट कोड कॉल्ड टोकन्स विच शैल बी यूनिक फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड क्या है, टोकन रिक्वेस्टर क्या है, कौन से डिवाइस के लिए है। तो टोकन एक जस्ट एक अल्फा न्यूमेरिक टाइप का नंबर होगा इन जो कि हमारे जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स है उनको रिप्लेस करेगी। नाउ फॉर एनी परचेज डन ऑनलाइन और थ्रू मोबाइल एप्स, मर्चेंट पेमेंट्स और पेमेंट गेटवे ऐप विल नॉट बी एबल टू सेव द क्रूशियल कस्टमर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स सच एज द 3 डिजिट सीवीवी एंड एक्सपायरी डेट भी है। तो ये सब डिटेल्स सेव नहीं कर सकेंगे, और कस्टमर को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा ये अवेलिंग टोकनाइजेशन सर्विस के लिए। फिर इसके जो मेजर कंसर्न्स है कि adequate safeguard have to be put in place to ensure that PAN cannot be found out from the token and vice versa, and anyone by anyone except the card network। कार्ड नेटवर्क जैसे जिस तरह से वीजा है, मास्टर कार्ड है, रुपए है, उनके अलावा कोई भी पैन कार्ड या टोकन नंबर जो है वो कहीं से एक्सट्रैक्ट ना कर ले। तो ये इसका मेन कंसर्न है टोकनाइजेशन स्कीम की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। It is an important natural fiber crop in India. The raw part of the crop was originally considered a raw material source for packaging industry, but it has now emerged as a versatile raw material for diverse applications such as textile, paper, building, automotive industries, decorative and furnishing materials, etc. The above lines refer to each of the following crop: cotton, flax, coir and jute। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूट, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर क्रॉप इन इंडिया नेक्स्ट टू कॉटन। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है इंडिया में। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रेन इन द जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न वेस्ट बंगाल में देखा गया है। तो वे ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत भरपूर मात्रा में होती है। तो एक कंडीशन ये है। फिर जो
रेटिंग प्रोसेस है। रेटिंग एक टाइप का फर्मेंटेशन प्रोसेस है जूट का, जिसमें कि जो जूट के जो फाइबर्स होते हैं उनके वुडी स्टेम से निकाला जा सके, एक्सट्रैक्ट किया जा सके विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फाइबर्स। और इसे करने के लिए जो जूट के स्टेम्स होते हैं उन्हें पानी में रखना पड़ता है कुछ एक आध महीने के लिए। तो रेटिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज बीइंग हेल्ड बैक ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल ही नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए जूट की जो है कमी हो गई है। द रॉ जूट इज बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है एंड हेल्प इन मेंटेनेंस द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस भी है। तो ये पहले क्या होता था, सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूड होती थी, पर ये वर्सेटाइल रॉ मटेरियल है जिसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, बिल्डिंग, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, सॉइल सेवर, डेकोरेटिव एंड फर्निशिंग मटेरियल्स और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ थिंग्स में इसका यूज होता है। तो इसका सही आंसर है जूट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। It aims at bringing innovative and affordable solution for challenges faced by the farmers. Statement बिल्कुल ही सही है। Financial support is provided to entrepreneurs in the field of agriculture and allied sector. ये भी statement सही है। Modern technologies to transform the agricultural practices. ये भी statement सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। During the budget speech 23-24, the finance minister said an agriculture accelerated फंड विल बी सेटअप। इसमें एनकरेज किया जाएगा एग्री स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज में। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको हेल्प मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसका काम ही होता है फार्मर्स का वेलफेयर देखने के लिए, इट इंक्लूड्स मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस brought by the agri entrepreneurs। ठीक है, तो DFAW is implementing the innovation and agri entrepreneurship development program under the राष्ट्रीय कृषि विकास योजना from 2018 to 2019। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना जरूर है, पर ये क्वेश्चन आज भी बहुत रिलेवेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इट विल प्रोमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इन अ बिड टू कट एमिशन। ये स्टेटमेंट सही है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड वाया कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन। ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ओनली वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक की कंपोनेंट है इंडियन अटेम्प्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो सके, जो फॉसिल फ्यूल से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज में शिफ्ट कर सके। और ये प्लान के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसमें मेनली फोकस किया है ग्रीन हाइड्रोजन। हम आने वाले बहुत तरह के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड है, जैसे ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, लेकिन ग्रीन जो है वो सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें एमिशन जो होता है बहुत ही कम होता है। द गवर्नमेंट हैज कमिटेड, एनडीसी है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, टू रिड्यूस द एमिशन intensity of GDP by 45% by 2030 from 2005 level पे, and achieving 50% cumulative electric power install capacity from non-fossil fuel based energy source by 2030। तो 50% हमें electric power install capacity चाहिए apart from non-fossil fuel based by 2030। तो कौन कौन सा हाइड्रोजन होता है? ग्रे हाइड्रोजन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन और बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस और मीथेन। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, तो ये एमिशन फ्री नहीं है, बहुत पॉल्यूशन कॉज करता है। ग्रे हाइड्रोजन भी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस एंड कोल गैसिफिकेशन, बट इसमें जो कार्बन एमिशन होती है उसे कैप्चर कर लिया जाता है। बस यही डिफरेंस है ग्रे एंड ब्लू हाइड्रोजन में, विद कार्बन कैप्चर स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूज टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से होता है, जिसमें H प्लस OH आयन, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी से ही आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रिपोर्ट
State finances a budget, a study of budget 2022 to 23. Consider the following statement. It is released by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही चूज करना है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। एज पर द रिपोर्ट, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हैज राइजन इन 2023 from 2020 to 21, a year when state has struggled to manage the economic fallout due to pandemic। तो ये भी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट ही है और हमें नॉट करेक्ट चूज करना, तो दोनों ही नॉट करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। Reserve Bank of India has released a state finance study of budget 2023 report which shows that gross physical deficit of states budgeted to narrow to 3.4% of GDP in 2023 from 4.1% in 2021। तो जो पैंडेमिक ईयर से है वो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो स्टेट्स की है वो कम हुई है। फिर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हैज फॉलन फ्रॉम 31% पैंडेमिक ईयर में टू 29.5%, तो स्लाइट डिक्रीज जरूर हुई है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। द FRMB, द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी के जो हेड है, हेडेड बाय NK सिंह, उनका रिकमेंडेशन है जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो वो 20% रिकमेंडेशन है फॉर स्टेट्स। ये 31% से ऑलमोस्ट 29.5% आई है। इसमें और भी बहुत इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को स्टेट्स को कम करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिला। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए कि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।